हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हुई हूं। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे और सभी महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए इस बार के। तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव जो है वो बाबर ने रखा था। और बाबर के बारे में आप लिख सकते हैं कि बाबर जो है मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना के शासक का पुत्र एवं तैमूर का वंशज था। ठीक है। अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है बाबर फरगना का शासक बना। और जब वो फरगना का शासक बना तब उसकी उम्र कितनी थी? 11 वर्ष के लगभग थी। बाबर क्या था? महत्वाकांक्षी शासक था और वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को जीतना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया तथा वहां से भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पतन की ओर थी तथा इनमें से कोई राज्य ऐसा नहीं था जो देश की रक्षा के लिए इन सबको एक सूत्र में बांधकर नेतृत्व कर सकता हो। पूरे देश में स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया था, अतः राजनीतिक दशा ठीक नहीं थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ? और इसी प्रश्न को घुमा करके पूछा जा सकता है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे। ठीक है। तो ये प्रश्न भी जो है डीएलएड 2016 में पूछा गया है, इस बार भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो पानीपत का युद्ध जो है फ्रेंड्स कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था और तारीख थी 21 अप्रैल 1526। ठीक है। बाबर का 1526 ईस्वी में दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी से सामना हुआ। मतलब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का। ठीक है। और बाबर के पास अच्छी बंदूकें और बारूदी तोपें थी जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। बाबर के पास प्रशिक्षित सेना व कुशल घुड़सवार थे जिन्हें अनेक युद्धों का अनुभव था। उसने अपनी सेना का कुशलता से संचालन किया और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई तथा दिल्ली और आगरा तक का सारा प्रदेश उसके अधीन हो गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ और इसके क्या परिणाम हुए? और ये प्रश्न जो है डीएलएड 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच हुआ था। इसमें मराठे हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। इसमें काफ़ी लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें मराठों की ओर से 45,000 से 60,000 सैनिक थे। इससे मराठों का प्रभुत्व कम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्धों का क्या परिणाम हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, डीएलएड 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य युद्ध, आप हेडिंग डाल सकते हैं। और पहला युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध। तो हुमायूं शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से सशंकित था, अतः उसने शेरशाह को नियंत्रित करने का निश्चय किया। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर दोनों में भीषण युद्ध हुआ। ठीक है। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई और उसने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। ठीक है। अगला युद्ध जो था फ्रेंड्स वो था कन्नौज का युद्ध। तो शेरशाह अफगानों की खोई हुई सत्ता को पुनः स्थापित करना चाहता था। अतः 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई और शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर शेरशाह सूरी के नाम से शासन किया। हुमायूं सिंध के रास्ते होते हुए फारस चला गया। विपदा के दिनों में उसे अमरकोट के राजपूत राजा बीरसाल ने संरक्षण दिया। अमरकोट में ही 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकबर का सामान्य परिचय दीजिए। तो इसका आंसर होगा कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। सन 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की उम्र केवल 13 वर्ष थी। पिता की मृत्यु से अकबर बहुत दुखी हुआ। बैरम खान ने उसे धैर्य बधाया और कलनौर नामक स्थान पर 1556 ईस्वी में
को उसका राज्याभिषेक कर दिया। ठीक है। और 1560 ईस्वी में अकबर ने स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना प्रारंभ किया। उसने 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा तथा 1563 ईस्वी में तीर्थयात्री कर समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में हिंदुओं से लिया जाने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण, औरंगजेब का सामान्य परिचय दीजिए। तो औरंगजेब के बारे में लिख सकते हैं कि औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां के तीसरे नंबर का पुत्र था। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट हुआ था। औरंगजेब 1658 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है। जन्म कब हुआ था? 1618 में, और 1658 में वो गद्दी पर बैठा। ठीक है। औरंगजेब ने सत्ता संभालते ही निम्न परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन किया कि औरंगजेब ने तड़क भड़क का परित्याग कर सादगी का जीवन अपनाया। दूसरा है मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर रोक लगा दी। तीसरा है जन आचरण पर नजर रखने एवं अनैतिकता को रोकने के हेतु मुहतसिब नियुक्त कर दिए। चौथा है दरबार से नृत्य और संगीत पर रोक लगाई, किंतु संगीत को राज्य में प्रतिबंधित नहीं किया। पांचवा है उसके द्वारा जारी सिक्कों पर से कलमा हटवा दिया गया। छठवां है जनता पर लगे लगभग 80 करों को हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, औरंगजेब का राजनीतिक जीवन समस्याओं से घिरा हुआ था, व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि औरंगजेब को शासन ग्रहण करते ही अनेक जटिल जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा था। औरंगजेब की संख्या बढ़ने से, मतलब अधिकारियों की संख्या बढ़ने से पर्याप्त जागीरें और वेतन की आवश्यकता थी। जागीरदार तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर खेती बढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। ठीक है। इससे लगान कम मिलने लगा। औरंगजेब की स्थिति एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई। औरंगजेब ने अपने राज्य की समस्याओं से निपटने के लिए अहोम यानी असम, बीजापुर तथा गोलकुंडा राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया, किंतु जितना लगान इन राज्यों से मिलता था उतना ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता था। उनके विद्रोह को शांत करने के लिए धन, समय और ऊर्जा व्यय करनी पड़ती थी। ठीक है। औरंगजेब को जाटों, सिखों, उत्तर पश्चिम के पठानों, राजपूत, मराठों, मेवात तथा नारनौल के सतनामियों से लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। जाटों से संघर्ष 1669 से 1691 तक चलता रहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल काल को साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि मुगल काल में साहित्य का निर्माण विभिन्न भाषाओं में हुआ। नवीन रचनाएं और अनुवाद दोनों ही दृष्टि से इस समय में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। फारसी, संस्कृत, हिंदी आदि के अतिरिक्त उर्दू भाषा का विकास भी इस काल में हुआ। फारसी साहित्य में मुख्य स्थान ऐतिहासिक पुस्तकों तथा एवं आत्मकथाओं का है, जिनमें बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी, अबुल फजल का अकबरनामा और आईने अकबरी, ठीक है, गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा आदि हैं। विभिन्न बादशाहों तथा सरदारों द्वारा लिखे गए पत्र भी फारसी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हिंदी साहित्य में पद्मावत, मुगावत नामक 2 श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना हुई। संस्कृत में फारसी प्रकाश का कोश तैयार किया गया है। इस काल में अनेक विद्वानों ने धार्मिक साहित्य और वीर गाथाओं का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर का योगदान बताइए। तो इसका आंसर होगा कि जहांगीर सौंदर्योपासक था। ठीक है। उसके इस व्यक्तिगत गुण तथा देश में व्याप्त सुख शांति से चित्रकला को बड़ा प्रोत्साहन दिया। बादशाह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। उसका चित्रकला का अनुभव इतना तीव्र हो गया था कि चित्र को देखकर ही वह चित्रकार का नाम बता सकता था। फारूक बेग, मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद इस काल के महान चित्रकार थे। आका रजा का पुत्र अब्दुल हसन उस समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में गिना जाता था। उसे बादशाह ने नादिर उज्मा की उपाधि दी थी। इसी प्रकार उस्ताद मंसूर भी एक श्रेष्ठ चित्रकार था। इसे नादिर उल असर की उपाधि मिली थी। यह चित्रकार पक्षियों के चित्रण में विशेष योग्यता रखता था। ठीक है।
और जहांगीर के समय हिंदू चित्रकारों को राज दरबार में अधिक प्रोत्साहन मिलता था, परंतु फिर भी बिसनदास, केशव, मनोहर, माधव और तुलसी की चित्रकला ने पर्याप्त ख्याति पाई थी। इस काल की चित्रकला का मुख्य विषय फिर भी आज प्रकृति सौंदर्य था। इस समय तक भारतीय कला में ने फारसी कला के ऊपर विजय पा ली थी, अतः प्रायः सभी चित्रकारों ने फारसी कला को छोड़कर भारतीय शैली का ही प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए इस बार के। तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था और ब्रिटिश कंपनी शाही फरमान की अवज्ञा करने लगी थी। जब सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया तो क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब ने अपनी सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, परंतु मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए क्या तरीके अपनाए? डीएलएड 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके आंसर में लिख सकते हैं कि भारत पर आधिपत्य स्थापित करने की होड़ में अंग्रेज सफल रहे। उन्होंने 100 वर्ष से भी कम समय में संपूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में अपना अधिकार सुदृढ़ बनाकर उन्होंने अन्य भागों को जीता और सन 1849 में पंजाब पर अधिकार होने से वे पूरे भारत के स्वामी बन गए। कंपनी शासन के समय हुए संवैधानिक विकास के संदर्भ में कुछ बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उस समय इंग्लैंड में उद्योग धंधों के क्षेत्र में पूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। भाप की शक्ति का पता लगाने और नए किस्म के करघों के आविष्कार से वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। शिल्पकारों के स्थल पर अब कारखानों ने समय में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इंग्लैंड में तथा उससे बाहर व्यापार का विस्तार होने से आवश्यकता की वस्तुओं की मांग दिनों दिन बढ़ती गई। उस मांग की पूर्ति के लिए अधिक संख्या में कारखाने खुलते गए। इस प्रकार हाथ से माल तैयार करने वाले शिल्पकारों का स्थान मशीनों और एवं कारखानों ने ले लिया। कारखानों के स्वामी बड़े उद्योगपति बन गए। उद्योग के क्षेत्र में इस परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बक्सर के युद्ध का वर्णन कीजिए। तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी में हुआ था और मीर कासिम अवध के नवाब एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम युद्धभूमि से भागने को विवश हुआ और अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, बक्सर का युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य एवं राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी? तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सरकार ने एक नई व्यवस्था चलाई जिसे रैयतवाड़ी प्रथा कहते थे। यह मद्रास और बंबई प्रांतों में प्रचलित थी। इस व्यवस्था में किसान का सरकार से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया। किसान सरकार को सीधा लगान देने लगे। उन्हें पैदावार का आधा भाग सरकार को कर के रूप में देना पड़ता था। इस प्रथा के अंतर्गत किसानों की दशा कुछ सुधर गई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महालवाड़ी व्यवस्था को समझाइए। तो इसका आंसर है उत्तर पश्चिम प्रांत यानी बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के हिस्सों और पंजाब सरकार के गांव के पूरे समाज यानी महालों के साथ भूमि एवं लगान संबंधी समझौता किया। भूमि पर पूरे महाल का अधिकार होता था। प्रत्येक गांव की मालगुजारी निर्धारित कर दी जाती थी और उसकी अदायगी की जिम्मेदारी किसी उत्तरदायी व्यक्ति को सौंप दी जाती थी। इस भूमि व्यवस्था को महालवाड़ी प्रथा कहते थे। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए निर्धारित की जाती थी।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के पश्चात न्याय व्यवस्था किस प्रकार थी? तो अंग्रेजों ने भारत का शासन अपने हाथों में लेने पर कुछ दिनों तक तत्कालीन भारतीय कानून ही चलाए। ठीक है, और उसके बाद लिख सकते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार ब्याह, उत्तराधिकार, धर्म, जाति आदि से संबंधित व्यक्तिगत कानून रीति रिवाजों और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित थे। राजस्व और अन्य मुकदमों का फैसला राजा या उसके द्वारा नियुक्त जज करते थे। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रचलित न्याय व्यवस्था में कई सुधार किए। 1772 ईस्वी में उसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी अदालत तथा एक फौजदारी अदालत की स्थापना की। दीवानी अदालत कलेक्टर के अधीन थी तथा फौजदारी का प्रधान जो है वो काजी होता था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टुंड्रा प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके आंसर में लिखेंगे कि इस प्रदेश का विषम एवं कठोर पर्यावरण मानव जीवन एवं आर्थिक विकास में बाधक है। इस प्रदेश का अधिकतर भाग अब भी निर्जन है। नदी की घाटियों और तटीय भागों में कुछ जनसंख्या रहती है। उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का में एस्किमो, स्कैंडिनेविया में लैप्स और साइबेरिया में याकुत, चुकची एवं समियाड जो है नाम की आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश से आप क्या समझते हैं? इनका विस्तार किन किन महाद्वीपों में होता है? तो इसका आंसर होगा, यह प्रदेश उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। इन प्रदेशों का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सहारा तथा कालाहारी में, एशिया महाद्वीप के अरब तथा थार में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कोलोराडो में, दक्षिणी अमेरिका का अटाकामा में और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल में है। इसकी जलवायु बहुत विषम है। यह प्रदेश सबसे गर्म प्रदेश है। इन प्रदेशों का वार्षिक औसत तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस है। विश्व का सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद, थार एवं अजीजियाह सहारा में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, महाद्वीप किसे कहते हैं? सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए। डीएलएड 2016 में पूछा गया है। तो महाद्वीप में लिखेंगे कि पृथ्वी की संरचना से पूर्व यानी 200 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहते थे। पृथ्वी के अंदर की प्लेट के खिसकाव से जो है धरातल के ऊंचे उठे भाग नए महाद्वीप कहलाए। आज 7 महाद्वीप हैं। पहला है एशिया महाद्वीप, दूसरा है यूरोप महाद्वीप, तीसरा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पांचवा है अफ्रीका और छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसार की वन संपदा का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, विश्व में निम्नलिखित प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। ठीक है, तो इन वनों का विस्तार जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर और 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। यह मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी का बेसिन एवं मध्य अमेरिका, अफ्रीका में कांगो नदी का बेसिन, एशिया में दक्षिणी पूर्व द्वीप समूहों आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला है फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन। तो इन वनों का विस्तार जो है महाद्वीपों के पूर्वी भाग में 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इन वनों के मुख्य क्षेत्र मानसूनी प्रदेश हैं, जिनमें दक्षिणी पूर्वी एशिया के फिलीपींस, हिंद, चीन, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, दक्षिणी चीन, नेपाल आदि आते हैं। अगला है फ्रेंड्स, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। तो इसके अंतर्गत हो गया कि ये वन उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध में 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इनके क्षेत्र एशिया में चीन, जापान और कोरिया, मंचूरिया, अमेरिका में पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा का सेंट लॉरेंस बेसिन एवं पश्चिमी यूरोप में हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले शुष्क सदापर्णी वन। तो इस प्रकार के वन दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के
पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत यूरोप में पुर्तगाल, स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, एशिया में टर्की, सीरिया, इराक, अफ्रीका में उत्तरी पश्चिमी भाग एवं कैप कॉलोनी का क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका में चिली आदि क्षेत्रों में है। इसे भूमध्य सागरीय वन भी कहते हैं। अगला है शीत कटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन। तो इन वनों का विस्तार जो है उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी भागों में है। रूस के साइबेरिया वन, जिन्हें टैंगा कहते हैं, इसी वर्ग के वन हैं। एशिया में ये वन 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यूरोप में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अमेरिका के पूर्व में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। लोहा उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो लौह अयस्क, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे। तो भारत में लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं, जिसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है। इनमें लोहे का 60% से 70% अंश होता है। अनुमानतः भारत में लौह अयस्क का कुल भंडार 1.757 करोड़ टन है। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। अगला उत्पादन क्षेत्र क्या है? भारत में लौह अयस्क मुख्यतः बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के साधन के रूप में पेट्रोलियम पर निबंध लिखिए। तो पेट्रोलियम जलद चट्टानों में पाया जाता है, जो वनों और सामुद्रिक जीव जंतुओं के दब जाने से बना है। तेल प्रायः नमकीन जल और गैसों के साथ मिला पाया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग परिवहन के साधनों के संचालन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ, कृत्रिम रबड़, विस्फोटक पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, नायलॉन, प्लास्टिक आदि के निर्माण में भी पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरित क्रांति क्या है? इनकी प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर होगा कि वर्ष 1966-67 से हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना है। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, और इसके में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हरित क्रांति की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? तो पहली बात है कि आधुनिक उपज के लिए सुधरे हुए अच्छे बीजों का प्रयोग होने लगा। गेहूं की उन्नत किस्मों जैसे सरबती, सोनारा, कल्याण सोना, हीरा और धान की किस्मों जैसे IR, ताईचुंग, 65 जया, पद्मा, पंकज, जमुना, साबरमती किस्मों का विकास एवं उपयोग किया गया। रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट विकास एवं उपयोग किया गया। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, नीम की खली की खाद इत्यादि, इसका उत्पादन भी बढ़ गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी फ्रेंड्स। इसको 1 से 2 बार अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और यहाँ से प्रश्न निश्चित ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।